हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड एलटी के शिक्षण अभिरुचि वाले सेक्शन से अधिगम का अर्थ एवं अवधारणा, इसकी प्रक्रिया तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए पहले जानते हैं अधिगम का अर्थ यानी कि अधिगम किसे कहते हैं। तो देखिए, अधिगम का जो सामान्य सा अर्थ होता है वह किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य को करना सीखा और उसे अपने व्यवहार में ढाला और जिससे कि उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिला, तो वह ही जो क्रिया होती है वह एक अधिगम होता है। ठीक है। मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को मानसिक प्रक्रिया माना है। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सीखना क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। यह क्रिया जीवन भर निरंतर चलती रहती है। ठीक है। तो एक मनुष्य के जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में जो सीखने की जो क्रिया होती है वह जीवन भर निरंतर चलती रहती है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक व्यक्ति सीखता रहता है। सीखने की प्रक्रिया की दो विशेषताएं हैं। ठीक है। निरंतरता और सार्वभौमिक, यानी कि निरंतर रूप से चलती रहती है बिना रुके, और सार्वभौमिक यानी कि पूरी जो अगर प्रकृति की बात करें, पूरी धरती की बात करें, तो सभी जगह चलती रहती है सीखने की जो प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया सदैव व सर्वत्र चलती रहती है। ठीक है। फिर है इसमें कुछ परिभाषाएं देखिए अधिगम की। तो गिलफोर्ड के अनुसार देखिए, अधिगम व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है। ठीक है। जो व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उसको अधिगम कहा है गिलफोर्ड ने। फिर वुडवर्थ के अनुसार, नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को अधिगम की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो नवीन ज्ञान और नवीन जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, नई नई ज्ञान और नई प्रतिक्रिया को अर्जित करने की जो प्रक्रिया है वह अधिगम की प्रक्रिया कहा है वुडवर्थ ने। फिर इसमें देखिए अधिगम की अवधारणा। ठीक है। तो अधिगम की अवधारणा की अगर बात करें तो अधिगम व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम या सीखने का अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की अगर बात करें तो इसमें अधिगम या सीखना जिसे कहते हैं, तो इसके अध्ययन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में अध्यापक और छात्र का बल सीखने पर अधिक होता है। ठीक है। तो अध्यापक और जो छात्र की जो बात करें तो उनमें जो सीखने की जो बात है वो बहुत अधिक पाई जाती है मनोविज्ञान में। संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का केंद्र भी सीखना ही है। ठीक है। अब इसमें है अधिगम की प्रक्रिया। तो देखिए, सीखने की प्रक्रिया का संबंध मुख्यतः दो बातों से है। ठीक है। तो पहला क्या है? कभी बालक सिखाने से सीखते हैं तो कभी किसी बात को स्वयं भी सीख लेते हैं। ठीक है। जब कोई बालक किसी अन्य बालक को सिखा रहा है कोई चीज़, तो वह तब भी कोई खुद ही सीख लेते हैं, और कभी किसी बात को स्वयं भी सीख लेते हैं। ठीक है। तो ये दो प्रक्रियाएं होती हैं अधिगम की। फिर है, प्रत्येक परिस्थिति में बालक को जो व्यक्ति सिखाता है वह शिक्षक कहलाता है। ठीक है। कोई सी भी परिस्थिति हो, यानी कि घर, परिवार, रिश्तेदार, अगर कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को सिखा रहा है तो वो क्या कहलाया जाएगा? एक शिक्षक के तौर पे उसको माना जाएगा। अतः सीखने की जो परिस्थितियां हैं वह शिक्षक व शिक्षार्थी यानी कि टीचर एंड स्टूडेंट के बीच होती है। फिर है इसमें अधिगम की प्रक्रिया के तत्व। तो कौन कौन से तत्व हैं अधिगम की प्रक्रिया के? तो जो पहला तत्व है वो है सिखाने की आवश्यकता। कोई व्यक्ति या शिक्षक बालक को जो बात सिखाना चाह रहा है या सिखा रहा है वह बालक के लिए क्यों आवश्यक है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि जिस बात की हमें आवश्यकता है उसे सीखना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो जो सिखाने की आवश्यकता वाला जो तत्व है, तो यह पता होना चाहिए कि जो बच्चे को सिखाया जा रहा है वो क्यों आवश्यक है, उसे सिखाया जाना चाहिए या नहीं, किस लिए सिखाया जा रहा है, तो आवश्यकता है कि नहीं उस बात की। ठीक है। तो सिखाने की आवश्यकता होनी चाहिए एक बच्चे के लिए। जब किसी बात को उसे सिखाया जा रहा हो तो सिखाने का महत्व, जो सिखाने की जो आवश्यकता है, इसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है अधिगम में। फिर आता है लक्ष्य निर्धारण। तो देखिए, किसी भी तथ्य को सीखने में लक्ष्य का निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक जब किसी बात की आवश्यकता अनुभव करता है तब उसे सिखाने के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है, लेकिन शिक्षार्थी जब किसी बात की आवश्यकता अनुभव करते हैं तब उसे सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह इसी आधार पर उसे सिखाने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। ठीक है। तो एक लक्ष्य निर्धारण होना बहुत आवश्यक होता है किसी भी अधिगम जो क्रिया होती है। ठीक है। किसी तथ्य को सिखाने के लिए क्या होता है? एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, उसका महत्वपूर्ण माना जाता है लक्ष्य का निर्धारण। और अगर शिक्षक की बात करें तो क्या होता है कि शिक्षक जब किसी बात के लिए आवश्यकता अनुभव करता है, आवश्यकता महसूस करता है, तब वह उसे सिखाने के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है। ठीक है।
लेकिन जब शिक्षार्थी जब खुद आवश्यकता अनुभव करता है तो वह क्या करता है, सीखने के लिए भी तैयार हो जाता है। ठीक है, जैसे बच्चे कक्षा में अगर पढ़ रहे हैं और बच्चे को पढ़ना नहीं आया तो वह उसे लगेगा कि हाँ मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है, तो मुझे खुद पे ध्यान देना होगा, मुझे पढ़ना सीखना चाहिए। तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, बच्चे की जो खुद से उसको आवश्यकता महसूस होगी तो वह तैयार हो जाएगा सीखने के लिए। तो इस तरीके से जो लक्ष्य होता है वो निर्धारित होता है। नेक्स्ट आता है जो पॉइंट, तीसरा जो तत्व है वह है किसी बात को सीखने या सिखाने के लिए तैयार होना। ठीक है, सीखने के लिए भी और सिखाने के लिए दोनों रूप से तैयार होना बहुत आवश्यक होता है। फिर इसमें किसी भी बात को सिखाने या सीखने से पहले विद्यार्थी को मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार होना चाहिए। ऐसा होने पर ही वह किसी कार्य को जल्दी सीख लेता है। ठीक है, तो अगर एक शिक्षक के भी सिखाने की इच्छा है, अपनी अगर बात करें तो मन से अगर जो शिक्षक हैं वो सिखाने के लिए तैयार हैं तो वो अच्छे से सिखा पाएंगे बच्चों को। और जो बच्चे हैं वो स्वयं भी सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हैं तो वह भी उस जो सीखने की जो प्रक्रिया होगी, अधिगम की जो प्रक्रिया होगी, तो उसको वो जल्दी कैच कर लेंगे। ठीक है, वो जल्दी सीख जाएंगे। फिर आता है इसमें परिस्थिति निर्माण। तो जो परिस्थिति का निर्माण होता है वो शिक्षक के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो इसका प्रभाव है वो शिक्षार्थी पर पड़ता है। ठीक है, शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थी यानी कि छात्रों के लिए परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है बच्चों को कुछ सिखाने के लिए। ठीक है, तो इसमें सिखाने के जो सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है वो उस समय किया जाता है जब शिक्षक शिक्षार्थी को कोई बात सिखाता है, यानी कि टीचर्स बच्चों को कोई बात सिखा रहे हैं कक्षा में, तो तब कुछ परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है। और उन परिस्थितियों का निर्माण बालक की आयु, बुद्धि, रुचि, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर किया जाता है, ताकि जो बालक है वो अधिक से अधिक कार्यों को और अधिक से अधिक बातों को सीख सके। ठीक है, तो ये हो गया परिस्थिति का निर्माण, यानी कि कुछ तत्व जो होते हैं। फिर आता है इसमें अधिगम की प्रकृति। तो देखिए अधिगम की प्रकृति कैसी होती है। इसमें पहला पॉइंट है सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है। ठीक है, तो जो सीखने की जो क्रिया होती है वो एक मनुष्य के जीवन में जन्मजात होती है, यानी कि जन्म से ही होती है। ऐसी एक प्रकृति है अधिगम की कि मनुष्य क्या होता है, जन्म से ही कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, एक छोटा बच्चा है वह क्या करता है, धीरे धीरे चलना सीखता है, धीरे धीरे बोलना सीखता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, एक जो जन्मजात प्रकृति होती है एक मनुष्य की, जो कि धीरे धीरे करके सीखता है बातों को। ठीक है, फिर आता है इसमें सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। तो सीखना क्या है, उद्देश्यपूर्ण होता है। क्योंकि क्या होता है कि हम अगर बोलना सीख गया एक बच्चा तो वो क्या करेगा, वो एक उद्देश्य को लेकर के चलता है कि क्या, फिर वो क्या करेगा, वो आगे चल के लोगों से बातें कर पाएगा। ठीक है, अगर पढ़ना सीखा है तो आगे जा कर के किसी व्यवसाय को अपनाएगा। ठीक है, तो सीखने की भी एक उद्देश्य क्या है, पढ़ना क्या है, एक सीखने का उद्देश्य हो जाता है। तो ऐसे ही हर कार्य क्या है, जो भी सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। फिर है सीखना अनुभव का संगठन है। अगर हमने धीरे धीरे करके छोटी छोटी चीज़ों को सीखा है तो उससे क्या हो जाता है, एक अनुभव हमें प्राप्त होता है, जिसे कि हम अनुभव का संगठन कहेंगे। यानी कि हमने साइकिल चलाना सीखा, ठीक है, हमने क्रिकेट खेलना सीखा, हमने क्या किया, तैरना सीखा। तो इस तरीके से क्या हो गया, एक व्यक्ति के जीवन का अनुभव का संगठन हो गया है। ठीक है, फिर आता है सीखना सार्वभौमिक होता है। तो सीखना क्या होता है, सार्वभौमिक, यानी कि सभी जगह एक जैसा ही होता है, सारी पृथ्वी पर सभी व्यक्तियों के जीवन में। ठीक है, फिर आता है सीखना मानव की प्रवृत्ति है। ठीक है, तो मानव की प्रवृत्ति यानी कि जन्म से ही जो जो प्रक्रिया चलती है सीखने की एक व्यक्ति के जीवन में, तो वह जन्म से ही चलती है। तो यानी कि मानव की जो एक प्रवृत्ति बनी हुई है, अगर मानव सीखेगा नहीं किसी कार्य को तो वह कैसे कर पाएगा। ठीक है, अगर खाना बनाना नहीं आता है तो वो खाना नहीं खा पाएगा। इसीलिए जो सीखना है वो क्या, एक प्रवृत्ति है। अगर किसी व्यक्ति को खाना बनाना आ गया तो वह खुद बना करके खा सकता है, यानी कि उसके लिए तो वो बहुत ज़रूरी हो गया। ठीक है, तो एक प्रवृत्ति स्वयं की है, चलना उठना बैठना, तो ये सामान्य सी बात है। ठीक है, तो ये भी अधिगम में आता है। फिर आता है सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, यानी कि निरंतर चल रही है। वो जो प्रक्रिया क्या है, कभी रुकने वाली नहीं है, सक्रिय प्रक्रिया है कि हर टाइम पर सीखना जो है एक लाइफ में बना रहता है एक व्यक्ति के। ठीक है, फिर है सीखना समस्या समाधान की प्रक्रिया। ठीक है, समस्या समाधान यानी कि आपने, अगर आपके घर में फ़ैन ख़राब हो गया और आपको फ़ैन सही करना आता है, आपने सीखा हुआ है, तो क्या है, समस्या का समाधान हो गया। ठीक है, ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों से क्या है, अगर आपने सीखा हुआ है तो उससे क्या हो जाता है, समस्या का समाधान हो जाता है। अगर आपने जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सीखी हुई है, आपको आती है, तो आप कहीं पर भी उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक समस्या का समाधान हो गया।
तो इस तरीके से। फिर आता है सीखना आवश्यकताओं की संतुष्टि मात्र है, ठीक है। तो आवश्यकताओं की संतुष्टि मात्र कहा गया है सीखने को। तो ये प्रकृति है। फिर देखिए इसमें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से ऐसे मुख्य कारक होते हैं जो अधिगम क्रिया को यानी कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सीखने की प्रक्रिया में कई ऐसे कारक होते हैं जो सीखने को या अधिगम को प्रभावित करते हैं। यह कारक शिक्षक, वातावरण, पाठ्य वस्तु व्यवस्था, मानव संसाधन आदि से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पहला जो पॉइंट आता है वो है विद्यार्थी से संबंधित कारक। तो देखिए इसमें शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य यानी कि एक बच्चे का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य रूप से स्वस्थ होना बहुत आवश्यक होता है अधिगम प्रक्रिया में। अगर बच्चा शरीर से और मन से स्वस्थ है तो वह किसी कार्य को जल्दी सीख लेगा। वहीं अगर कोई बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है तो वह किसी भी कार्य को सीखने में समय लेता है, ठीक है। फिर आता है सीखने की इच्छा व समय। तो बच्चे के अंदर स्वयं की इच्छा होनी चाहिए सीखने के लिए, तभी बच्चा किसी भी कार्य को अच्छे से सीख पाता है। समय की अगर बात करें तो समय बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए किसी भी अधिगम प्रक्रिया में। बच्चे को किसी कार्य को अगर सिखा रहे हैं तो अगर उसमें बहुत लंबा समय लिया जाए तो बच्चों को वह बहुत बोर सा महसूस करवाता है, जिससे बच्चे आसानी से नहीं सीख पाते हैं। फिर आता है इसमें अभिप्रेरणा का स्तर, ठीक है। तो प्रेरणा का होना बहुत आवश्यक होता है। अगर बच्चों को प्रेरित किया जाए किसी कार्य को करने के लिए तो उससे वह बहुत आसानी से सीख लेते हैं। फिर इसमें सीखने में तत्परता। तो सीखने की तत्परता होने बहुत आवश्यक होते हैं बच्चों के अंदर। अगर बच्चे सीखने के लिए तैयार हैं तो वह किसी कार्य को करने में समय कम लेते हैं, बहुत अधिक जल्दी सीख लेते हैं, ठीक है। फिर आता है इसमें अधिगम प्रक्रिया, ठीक है। तो प्रक्रिया यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए क्या होना चाहिए, एक सरल व स्पष्ट तरीके की जो एक प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें कि बच्चे आसानी से सीख लें किसी भी कार्य को। फिर आता है बालक की मूलभूत क्षमता, ठीक है। तो बच्चों की कौन सी क्षमता होती है, कितनी क्षमता होती है। छोटे बच्चे हैं तो वो किस तरीके की चीज़ों को सीखेंगे, उससे बड़े बच्चे हैं तो उन किस तरह से वो सीखेंगे, ठीक है। तो ये जो उनकी जो मूलभूत क्षमता होती है तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है अधिगम क्षमता में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बुद्धि स्तर व रुचि, ठीक है। तो बुद्धि स्तर कैसा है बच्चों का, वो सामान्य स्तर के बच्चे हैं, ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, किस तरह के बच्चे हैं। तो बुद्धि स्तर का भी एक बहुत बड़ा जो कारक है वह अधिगम प्रक्रिया में होता है। फिर आता है इसमें रुचि, ठीक है। बच्चों की रुचि किस कार्य को लेकर के अधिक है, वो कौन से कार्य में रुचि ले रहे हैं। तो अगर वो रुचि के अनुसार किसी कार्य को करें, अपनी रुचि जो उनके पसंदीदा कार्य होंगे तो वो उस कार्य को जल्दी सीख लेते हैं, ठीक है। तो ये कारक होते हैं जो विद्यार्थी से संबंधित कारक हैं। अब इसमें नेक्स्ट आता है शिक्षक से संबंधित कारक, ठीक। तो पहला जो पॉइंट है वो है शिक्षक का व्यवहार। तो शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए बच्चों के प्रति, वह बहुत प्यार वाला होना चाहिए, ठीक है, सहानुभूति पूर्ण होना चाहिए, सहयोग वाला होना चाहिए, ठीक है। शिक्षकों का व्यवहार छात्रों के प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे क्या करें बच्चे जो हैं वह आसानी से सीख सके अच्छे व्यवहार के कारण। अपने शिक्षक के साथ में कैसा व्यवहार रखें, एक जो माहौल होता है बहुत ही जिसे कहते हैं सहयोग वाला माहौल, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं जल्दी सीख लेते हैं, ठीक है। दूसरा होता है मनोविज्ञान का ज्ञान, यानी कि एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जो कक्षा में बच्चे होते हैं वो अलग अलग क्षमता वाले होते हैं, अलग रुचियां वाले होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक को होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वह अलग अलग तरह के बच्चों की जो उनके अंदर जो विभिन्नताएं होती हैं उनको जानने में ये सहयोग करता है। फिर है शिक्षक का विद्यार्थी से संबंध। तो शिक्षक का विद्यार्थी के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, शिक्षक और छात्र का संबंध एक मधुर संबंध होना चाहिए, जिसमें जो छात्र हैं वह शिक्षक के साथ में खुल के बात कर सकें, वो किसी चीज़ को पूछने में डरे नहीं, ठीक है। तो शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध भी अच्छा होना चाहिए। फिर आता है विषय वस्तु की उपयोगिता, किस विषय के बारे में पढ़ाया जा रहा है, कौन सी विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है, किसके बारे में सिखाया जा रहा है, तो इसकी उपयोगिता भी एक फैक्टर होता है अधिगम प्रक्रिया में। फिर आता है शिक्षण विधियाँ, ठीक है। तो बच्चों को किस शिक्षण विधि के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, किस शिक्षण विधि से बच्चे जल्दी सीख रहे हैं, तो शिक्षण विधियाँ भी एक अच्छा रोल प्ले करता है। फिर आता है शिक्षक का व्यक्तित्व, ठीक है। तो व्यक्तित्व कैसा है शिक्षक का, क्या सहयोग वाला व्यक्तित्व है, ठीक है, जो बच्चे को सिखा रहे हैं तो ठीक है, तो खुद जो है अनुशासित शिक्षक हैं, तो एक बच्चे क्या करते हैं शिक्षक के व्यक्तित्व को भी
वो देखते हैं, वो आदर्श अपना मानते हैं शिक्षक को बच्चे, ठीक है। फिर आता है समय सारणी का निर्माण। तो बच्चों के लिए समय सारणी का निर्माण एक शिक्षक के द्वारा किया जाना बहुत आवश्यक होता है। कौन से समय में कौन सा विषय वस्तु पढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है। एक साथ में कठिन विषय न पढ़े बच्चे, ठीक है। एक ऐसा है कि एक कठिन विषय है तो उसके बाद एक सरल विषय का होना जरूरी होता है समय सारणी के अनुसार, ठीक है। तो ये समय सारणी का निर्माण शिक्षक के द्वारा किया जाता है। फिर है इसमें वातावरण से संबंधित कारक। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है विद्यालय की स्थिति, यानी कि विद्यालय, जहाँ पर विद्यालय का भवन है तो वो कैसे स्थान पर है, वो साफ सुथरे स्थान पर होना चाहिए, ठीक है। विद्यालय कैसे स्थान पर होना चाहिए, साफ सुथरे स्थान पर होना चाहिए, ज़्यादा शोरगुल वाले स्थान पर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की अगर जो विद्यालय की स्थिति है, विद्यालय का वातावरण है, तो ऐसी जहाँ पर माहौल होता है विद्यालय का, तो उसमें बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, ठीक है। उनकी अधिगम जो प्रक्रिया होती है वो तीव्र होती है। वहीं अगर जो वातावरण है विद्यालय का, तो वो कहीं शोर वाली जगह पर है, जहाँ पे गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, ठीक है, गंदी नालियों के बगल पे अगर विद्यालय है, तो उससे क्या होता है, बच्चों के अधिगम में कहीं ना कहीं अवरोध पैदा होता है। फिर है इसमें कक्षा का पर्यावरण। तो कक्षा का पर्यावरण का अर्थ हुआ यहाँ पे कि बच्चे ज़्यादा शोर तो नहीं कर रहे हैं कक्षा में, ठीक है, अनुशासन से रह रहे हैं बच्चे। और अगर बच्चे क्या कर रहे हैं, अनुशासन का पालन कर रहे हैं, और बिल्कुल एक जो कक्षा में माहौल है वह बहुत ही अच्छा माहौल है, टीचर्स के साथ में बच्चे अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कक्षा का पर्यावरण भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है अधिगम प्रक्रिया में, ठीक है। बच्चे जहाँ पे शोर शराबे में रह रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सीखने में उन्हें दिक्कत महसूस होती है। और वहीं अगर कक्षा का जो पर्यावरण है, कक्षा का अंदर की जो माहौल है वह बहुत अच्छा है, तो वहाँ बच्चे आसानी से सीख लेते हैं। फिर आता है वातावरण, ठीक है। तो वातावरण से यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो पारिवारिक वातावरण है, यानी कि परिवार के सदस्य की बात करें, सामाजिक रूप से बात करें, सांस्कृतिक रूप से बात करें, तो जो वातावरण है वो कैसा है, ठीक है। परिवार में अगर अच्छा रिश्ता नहीं है, किसी के साथ में अच्छे रिलेशंस नहीं है, लड़ाई झगड़े वाला माहौल है, वहीं समाज की अगर बात करें तो गाली गलौच वाली जगहों पे बच्चे रहते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं बच्चों को अधिगम प्रक्रिया में बहुत अवरोध उत्पन्न होता है। और वहीं अगर शिक्षित वातावरण में बच्चे रह रहे हैं, घर परिवार में सब प्यार से रह रहे हैं, अनुशासन से रह रहे हैं, तो वहाँ पर बच्चे आसानी से किसी चीज़ को सीख लेते हैं। फिर आता है इसमें विषय सामग्री की प्रकृति, ठीक है। तो विषय सामग्री कैसे होनी चाहिए बच्चों के लिए, जो कि सुगम हो, सरल भाषा वाली हो, ठीक है, जिससे क्या होता है, बच्चे आसानी से सीखते हैं। फिर है मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक वातावरण होगा यहाँ पे, ठीक है। मनोवैज्ञानिक रूप से यानी कि वो बच्चे कैसे अच्छे वातावरण में रहना, ठीक है, एक जिसे मनोवैज्ञानिक ही कहेंगे, कि जहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए आसानी से सीखना महसूस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे वातावरण में बच्चे रह रहे हों तो वो अधिगम क्रिया को उनकी तीव्र होती है। फिर आता है इसमें पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक, ठीक है। तो पहला जो है इसमें पाठ्य पुस्तक की प्रकृति। तो पाठ्य पुस्तक की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, ठीक है। बच्चे उसको समझ सकें, जो उनके बच्चों का लेवल होता है, उनके बुद्धि स्तर के अकॉर्डिंग, तो बच्चे का जो पाठ्य वस्तु है वो उनके हिसाब से बनी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि बच्चे क्या करें, उसको आसानी से सीख सकें। फिर आता है पाठ्य वस्तु का विश्लेषण व संश्लेषण, ठीक है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको पाठ वस्तु को, यानी कि अपनी जो किताबें हैं उनकी भाषा को आसानी से समझ रहे हैं, ठीक है। उसमें जो बताया गया है उन चीज़ों को आसानी से समझ रहे हैं, तो उससे भी बच्चे क्या करते हैं, आसानी से सीख लेते हैं किसी भी कार्य को। वहीं अगर कठिन शब्द दिए गए हों, ठीक है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो, लैंग्वेज और स्पष्ट नहीं लिखा गया हो, तो इससे क्या होता है, बच्चों को सीखने में अवरोध उत्पन्न होता है। फिर आता है इसमें पाठ्य का प्रारूप, ठीक है। पाठ्य वस्तु का प्रारूप होगा यहाँ पे, कि पाठ्य वस्तु का प्रारूप कैसा होना चाहिए, सरल भाषा में होना चाहिए, बहुत जटिल नहीं होना चाहिए, उससे भी बच्चे आसानी से नहीं सीख पाते हैं। अगर सरल है विषय वस्तु तो बच्चे सीख लेते हैं जल्दी, ठीक है। और अगर बच्चों के सामने जटिलता महसूस करेंगे बच्चे किसी पाठ्य वस्तु को पढ़ते वक्त, तो वह उसको नहीं सीख पाते हैं जल्दी, ठीक है। फिर आता है इसमें उद्देश्यों का ज्ञान। तो बच्चों को क्या होना चाहिए, उद्देश्यों का भी निर्धारित किए जाने चाहिए बच्चों के लिए। बच्चों को उनको ये समझना चाहिए कि जो उनको पढ़ाया जा रहा है वो किसी उद्देश्य के लिए पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अभी आप फर्स्ट क्लास में हो, तो उसके बाद आपको, अगर आप पढ़ोगे तो उसके बाद सेकंड क्लास में जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से पाठ्य वस्तु से संबंधित उद्देश्यों का ज्ञान बच्चों को दिया जाना चाहिए। फिर आता है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग।
वस्तु, कक्षा में किसी भी पाठ्य वस्तु को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग होना बहुत आवश्यक होता है, जिससे बच्चे अनुभव महसूस कर सकें उन चीज़ों को देख करके। फिर आता है भाषा शैली। तो भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए, सरल भाषा शैली होनी चाहिए। बच्चों की भाषा में अगर बच्चों को पढ़ाया जाए, जिस जिस भाषा में बच्चे समझते हैं, तो उससे क्या होता है, अधिगम जो प्रक्रिया है वो सरल हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारक। तो देखिए इसमें पहला जो पॉइंट है वो है संपूर्ण बनाम खंड विधि। ठीक है, तो इस विधि में क्या होता है कि इस विधि के आधार पर विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति बढ़ती है। संपूर्ण विधि में विद्यार्थी सिर्फ सीखने के जो नियम और शर्त होते हैं उनके साथ उनको याद करता है। ठीक है, और खंड विधि में क्या होता है कि छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके उनको सिखाया जाता है। फिर आता है उपविषय बनाम सकेंद्रीय विधि। तो इसमें क्या होता है कि जो उपविषय विधि में आयु और मानसिक स्तर को, जो बच्चे की आयु और मानसिक स्तर को देख करके उस कार्य को सिखाया जाता है। और जबकि जो सकेंद्रीय जो विधि होती है तो उसमें किसी कार्य को केवल एक भाग में ही सिखा दिया जाता है। ठीक है, बच्चे की एक बार तो आयु और उसके जो मानसिक स्तर है उप विषय में सिखाया जाता है, और सकेंद्रीय में एक बार में ही बच्चे को सिखा लिया जाता है किसी भी भाग को। फिर आता है इसमें आयोजित बनाम प्रासंगिक विधि। तो प्रासंगिक विधि में किसी एक विषय को केंद्र मानकर उसे विद्यार्थी को सिखाया जाता है, और इस विषय की जो क्रिया को सिखाते समय वह अन्य जो नियम होते हैं, जो बातें होती हैं, वो अचानक ही सिखा दिए जाते हैं। लेकिन जो अध्यापक हैं वो सिखाने के लिए कोई विशेष योजना उन्होंने नहीं बनाई होती है अध्यापकों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, और विद्यार्थी को विषय ज्ञान भली भांति दे पाता है। ठीक है, फिर बिना किसी तैयारी के वो टीचर अपने जो छात्र हैं उनको आसानी से सिखा देता है इस विधि के द्वारा। फिर आता है संकलित बनाम वितरित विधि। तो इस विधि में क्या होता है कि किसी कार्य को एक ही सत्र में बिना किसी रुकावट के पूरा किया जाता है, तो उसे संकलित विधि कहते हैं। ठीक है, और वितरित विधि क्या होती है कि उस विषय वस्तु को थोड़े थोड़े अंतराल के बाद उसको पूर्ण किया जाता है रुक रुक करके। फिर संकलित विधि में क्या करते हैं कि जो बालक हैं वो सीखने के प्रति रुचि उनमें बनी रहती है। वहीं वितरित विधि के में क्या होता है कि जहाँ पर रुक रुक करके बच्चों को सिखाया जाता है तो वहाँ पर बच्चे को क्या होता है, एक बोरियत सा माहौल हो जाता है, उनको एक थकावट सी महसूस होती है, तो वो उसको नहीं सीख पाते हैं ढंग से। फिर आता है इसमें सक्रिय बनाम निष्क्रिय विधि। ठीक है, तो सक्रिय विधि में विद्यार्थी किसी विषय को जोर जोर से या धीरे धीरे बोल करके याद करने का प्रयास करते हैं सक्रिय विधि में। और निष्क्रिय विधि में किसी विषय को नियमों और शर्तों के को मन ही मन में पढ़ करके कंठस्थ करते हैं। ठीक है, तो निष्क्रिय विधि में मन ही मन में जो बच्चे याद करते हैं। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट मानव एवं भौतिक संसाधनों से संबंधित कारक। ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट है, ये पहला कारक जिसे हम कहेंगे तो उपयुक्त अध्यापक, यानी कि अगर जो अध्यापक हैं वो कुशल है पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए बच्चों को, उसका अनुभव अच्छा है, ठीक है, अपने ज्ञान के साथ बच्चे को पढ़ा रहा है, तो उससे क्या करते हैं बच्चे जल्दी सीख लेते हैं। फिर आता है नेक्स्ट सामाजिक स्रोत या संसाधन। ठीक है, तो जो सीखने का जो समय होता है तो उस समय क्या होता है, जो सामाजिक जो संसाधन है वो अच्छे से अगर कार्य कर रहे हैं, जो सामाजिक संसाधन है शिक्षण के, तो शिक्षण अधिगम में वो क्या करते हैं, मदद करते हैं बच्चों को संसाधन के द्वारा। सामाजिक जो स्रोत होते हैं यानी कि विद्यालय हो गया, कक्षा हो गई, ठीक है, तो वो क्या करते हैं बच्चों को सीखने में हेल्प करते हैं। फिर आता है इसमें उचित अधिगम सामग्री व सुविधाओं को प्राप्त करना। ठीक है, उचित अधिगम सामग्री अगर है बच्चों को कक्षा में पढ़ाने के लिए, जिससे क्या करते हैं बच्चे जल्दी से सीख लेते हैं, तो उचित जो सामग्री होती है, जो अधिगम सामग्री होती है, जैसे वो किताबें हो गई, पढ़ने लिखने की सामग्री हो गई, ठीक है, कक्षाओं में जो विद्यालय में पुस्तकालय प्रयोगशालाएं हो गई, ठीक है, तो उचित अधिगम सामग्री का होना भी बहुत आवश्यक होता है। फिर आता है इसमें समुचित परिस्थितियाँ। तो सीखने की प्रक्रिया में बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो कार्य को सिखाने के लिए बहुत आवश्यक जिनकी जो आवश्यक होते हैं, जिनकी आवश्यकता बहुत अधिक होती है, और सीखने के समय बैठने की भी समुचित व्यवस्था का होना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, बच्चे किसी कार्य को कर रहे हैं, अगर बच्चे लिखना रहे हैं तो उनको बैठने के लिए एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए जहाँ पर बच्चे उसको लिख सकें। ठीक है,
ऐसा वातावरण होना चाहिए जहाँ पर शांति पूर्वक बच्चे किसी कार्य को करें। ठीक है, अगर अनुशासनहीन है तो वहाँ पर बच्चे नहीं कर पाएंगे। कक्षा में अगर बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं तो बच्चे बैठ करके किसी कार्य को नहीं सीख पाएंगे। तो वातावरण कैसा होना चाहिए, कक्षा का शांत वातावरण होना चाहिए। ठीक है, बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। और अध्यापक की अगर बात करें तो अध्यापक कैसा होना चाहिए, एकदम निष्पक्ष व्यवहार का होना चाहिए। बच्चों को सिखाते समय किसी तरह से पक्षपात न करें, निष्पक्ष भाव से सारे बच्चों को सिखाने में वो आगे रहे। ठीक है, तो ये सारे कारक होते हैं अधिगम से रिलेटेड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे अधिगम और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और नई से नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए।